नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 पर न्यूज डिकोड, जो कि खबरों का महाबुलेटिन है। यहां हम करते हैं दिन भर की खबरों का पूरा पोस्टमार्टम और जानते हैं असल खबर क्या है। तो दिन की सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। डिक्शनरी का अर्थ आप जानते हैं, शब्दकोश, जिसके जरिए हम शब्दों का अर्थ जानते समझते हैं। एक ऐसी शब्दकोश की आज चर्चा चल पड़ी जो अचानक से आतंकियों ने अपने लिए एक नया शब्दकोश तैयार किया। जी हां, आतंक का शब्दकोश, ये आज की सबसे बड़ी खबर। भोपाल और हैदराबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार हुए HUT के 16 आतंकियों से पूछताछ में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये आतंकी आपस में किस भाषा में बात करते हैं, तो ये पता चला टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जिस पर हम सब जुड़े हैं, वहां कोड वर्ड के जरिए ये आतंक की तमाम विषयों पर खुलकर बात किया करते थे। रिपोर्ट देखिए। बिरयानी, लड्डू और अनारदाना, खाने के इन चीजों के नाम कोडवर्ड की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। ये बड़ा खुलासा गिरफ्तार किए गए HUT आतंकियों से पूछताछ में हुआ है। सूत्र बताते हैं कि इन आतंकियों की आपसी चैट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर होती थी। इतना ही नहीं, जूम ऐप पर भी कई बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। इधर मुस्लिम बने सौरभ राजवैद और सलीम का वीडियो सामने आया। तो मैं चाह रहा था कि कोई एक इदारा ऐसा होता जो केवल रिवर्स के लिए काम करता। तो मैं इवन हैदराबाद में भी 2-2.5 महीने में सोच रहा था, ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ ऐसा हो। अल्लाह का करना हुआ, कुछ एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मुझे पता चला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं पता था, ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मामला को कबूल करे, उन्हें खूब दुनिया और आखिरत में नवाजे। सौरभ राजवैद को सलीम बनने के लिए प्रेरित करने वाले प्रोफेसर कमाल के खिलाफ भी SIT जांच जारी है। SIT कट्टरपंथी भगोड़े जाकिर नाइक से उसके संबंधों की जांच कर रही है। प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। SIT इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क है। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच SIT कर रही है। इधर एक्टिविस्ट अजय दुबे ने आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से लिंक की आशंका जताई, जिसके लिए उन्होंने NTCA को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। बाघ का जो शिकार है, उसका जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो उसकी खाल है, वो काफ़ी महंगी दर में बिकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और आतंकी संगठनों की कोई साठगांठ हो तो हम उसकी जांच की मांग करते हैं। फिलहाल एक के बाद एक इन बड़े खुलासों के बाद जांच एजेंसियां आतंक के बड़े नेटवर्क तक पहुंच सकती हैं। तो खुलासे तो एक के बाद एक कई हो रहे हैं, आरोप भी कई लगाए जा रहे हैं। उन सब एंगल्स पर जांच भी जारी है। खबर आप देख चुके हैं। आतंकवाद के गिरफ्त में आने वाले ये जो तमाम लोग थे, कैसे काम करते थे, इस पर जो अब खुलासे हो रहे हैं, जरा इसको हम डिकोड करते हैं अच्छी तरह। सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT के इस दौर में आतंकी भरपूर तरीके से इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तार आतंकी जो अब तक बता पाए हैं, उससे खुलासा हुआ साफ है कि आतंकी हाईटेक बन चुके हैं और टैक्स सेवी भी, और इस वजह से खुफिया तंत्र को इनके बारे में सटीक पता लगाने में काफी टाइम लगता है। दूसरी बात, आतंकी धर्म परिवर्तन के जिस मिशन में लगे हैं, वो बेहद खतरनाक मंसूबे से जुड़ा है। आतंकी समाज में कट्टरपंथी मानसिकता के बीज को बो रहे हैं। तीसरी बात, आतंकियों को फंडिंग देने वाले लोग और संगठन देश में छिपे बैठे हैं अब भी, जो आतंकियों के नाकाब इरादों का न केवल समर्थन करते हैं, बल्कि उनको फंड भी करते हैं। सरकार के फेलुअर से जुड़ी चौथी बात है, मुख्यमंत्री या तमाम मंत्री जिस तरह के दावे करते हैं, देश में और प्रदेश में जब एक दल की सरकार है, तो फिर ऐसे HUT जैसे संगठन कैसे पलते फूलते रहे नाक के नीचे और कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। ये सूचना तंत्र का फेलुअर नहीं तो क्या है। अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। किसी भी कीमत पर HUT के पूरे नेटवर्क का पता लगाना, ध्वस्त करना जिम्मेदारी होगी। और एक बड़ी बात, जो पिछले तजुर्बे रहे हैं, जब भी कोई चीज़ पकड़ में आती है, ये थोड़ी देर के लिए शांत या शिथिल हो जाते हैं और फिर एक्टिव होते हैं। यानी इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो लगातार किसी न किसी मोड में रहें। इसका पता कैसे एजेंसियां लगाएंगी, ये भी एक चैलेंज। अगली खबर, कर्नाटक से जीत के 5 दिन की कवायद के बाद आखिरकार CM का नाम फाइनल हो गया। सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले CM होंगे।
ये वो चेहरे थे जो कर्नाटक का कप्तान बनने की रेस में थे। बाजी सिद्धारमैया ने मारी। गुरुवार को विधिवत इसकी घोषणा भी कर दी गई। Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivakumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. तो उम्मीद के मुताबिक ही तस्वीर सामने आई है। अब ये जानिए कि इस फैसले को लेने में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को कितनी मुश्किलें हुई। शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ही सीएम पद के लिए अड़े हुए थे। दोनों ही पीछे हटने को तैयार न थे। आखिरकार सोनिया गांधी को बीच में आना पड़ा। सोनिया ने डी के शिव कुमार को भरोसा दिया कि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले सीएम बना दिया जाएगा। मतलब 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम होंगे और 2.5 साल डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अभी डी के शिव कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this diktat. We all have accepted whatever the formula has been generated. वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी टफ फाइट थी और इतने ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में पार्टी थी, दोनों अपनी बातों पर अडिग थे, तो डी के शिव कुमार आखिर सीएम क्यों नहीं बन पाए, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का बड़ा श्रेय उन्हीं के सिर था। डिकोड करते हैं इसे। पहली वजह, जो बड़ी वजह है, उन पर चल रहे सीबीआई और ईडी की जांच, यानी करप्शन के चार्ज। कांग्रेस को डर था कि अगर उनको सीएम बनाया तो बीजेपी इसी करप्शन जिस पर वो हारी है, कांग्रेस पर जमकर वार करेगी। कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हाल ही में कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद हैं जो सीबीआई के डायरेक्टर बना दिए गए। डीके और प्रवीण सूद की बिल्कुल भी नहीं पटती, पूरा राज्य जानता है। ये कहा जा रहा था कि सूद को जानबूझकर ऐन वक्त पर सीबीआई की कमान सौंपी ताकि प्रेशर बन पाए। डीके के सरकार में आने के बाद उन पर एक्शन लेने की बातें बार बार की गई। डीके के पिछड़ने की दूसरी वजह रही कि वो वोक्कालिंगा कम्युनिटी से आते हैं जो कर्नाटक में तकरीबन 11% की आबादी रखते हैं। ओल्ड मैसूर में इसका असर है और वहाँ अच्छी खासी पकड़ डीके की है, लेकिन पूरे कर्नाटक के लिहाज से देखें तो सिद्धारमैया डीके पर भारी पड़ते हैं। वे कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं और उनकी दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों सब में अच्छी पैठ है, सेकुलर छवि है, साफ छवि है। कांग्रेस सिद्धारमैया की इसी स्वच्छ छवि का फायदा लोकसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। अब लोकसभा का गणित देखें, 28 सीटें कुल हैं। फिलहाल केवल 1 सीट पर कांग्रेसी सांसद हैं और वो डी के शिव कुमार के छोटे भाई डी के सुरेश हैं। इस बार कांग्रेस चाहती है कि 28 में कम से कम 20 सीटें तो उनके पास आए, माहौल जिस तरह का बना है। और ऐसे में जरूरी है कि सिद्धारमैया की छवि, जमीनी पकड़ और डीके की संगठनात्मक क्षमता और कहीं उनका धनबल, ये सब सम्मिलित तौर पर पार्टी को फायदा है। अब देखते हैं कि ये रणनीति कितनी कारगर होती है, क्योंकि सो कॉल्ड ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, ये कांग्रेस के लिए कुछ अन्य राज्यों में फांस बना है। असर इसका कितना होता है देखना पड़ेगा। खबर दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी के पश्चिम बंगाल में लगे बैन को हटा दिया। दिन भर इस पर कई पॉलिटिकल बयान भी आए, देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माताओं को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि फिल्म देखने वालों की सुरक्षा राज्य सरकार तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ भी याचिकाएं दाखिल की गयी। उन पर सुनवाई से पहले हम भी ये फिल्म देखना चाहेंगे। फिल्म पर पश्चिम बंगाल में सरकार ने, जबकि तमिलनाडु में थिएटर ओनर्स ने खुद ही बैन लगाया था। कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब इन दोनों हाईकोर्ट के फैसले पर गर्मियों की छुट्टी के बाद 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। फिल्म द केरल स्टोरी अलग अलग समुदाय की लड़कियों के इस्लाम में कन्वर्जन और उन्हें ISIS में शामिल करने पर बेस्ड एक कहानी है। वहीं मुस्लिम संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक दल इस फिल्म को इस्लाम और केरल को बदनाम करने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हैं। तो एक सवाल ज़हन में उठता है कि आखिर इस फिल्म पर बैन लगा ही क्यों था, क्या वो सही फैसला था? हालांकि इसको लेकर समीक्षाएं पहले भी हमने की हैं। फिल्म केरल स्टोरी उन लड़कियों की कहानी से प्रेरित है जो आप अगर देखें इसके डिकोड में, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया और ISI बाद में जाकर ज्वाइन किया, जो कि एक आतंकी संगठन। पश्चिम बंगाल सरकार को लगा कि ये फिल्म एक धर्म विशेष के खिलाफ जा रही है और उसकी वहाँ बहुतायत है, इसीलिए फिल्म को बैन कर दिया। ये जानना जरूरी है कि एक फिल्म जब रिलीज होती है तो उसके पहले वो सेंसर बोर्ड जो व्यवस्था है उसके पास जाती है। अगर बोर्ड को फिल्म में कुछ आपत्तिजनक लगता है तो कटवाते हैं, वरना अगर गलत ना लगे तो फिर कोई सरकार फिल्म पर बैन लगाने का नैतिक अधिकार नहीं रखती।
एक निर्माता निर्देशक की अभिव्यक्ति की आजादी का खुला उल्लंघन इसे माना जाता है। दरअसल एक वर्ग विशेष को साधे रखने के लिए अपने प्रदेश में फिल्म को बैन करने की पॉलिटिक्स की गई, ठीक वैसे जैसे कुछ अन्य प्रदेश मध्य प्रदेश और यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया कुछ राजनीतिक ध्रुवीकरण वाले आरोपों के बीच, ताकि बहुसंख्यक आबादी सध सके। कुल मिलाकर खेल सियासी है। हर फिल्म अब राजनीति का टूल बनते नजर आती है जो इस तरह के विवादों में गिरती। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी और एक अहम खबर आपको बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय मिला है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे देश के। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार दिया गया। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा अभी भी है। रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में देश का कानून मंत्री नियुक्त किया था और 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंपी गई। चलिए अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो सारे देश में पूछा गया जैसी खबर आई कि किरण रिजिजू का मंत्रालय बदला क्यों गया, ऐसा क्यों किया गया, इसको हम डिकोड करें। सबसे पहले बात एक मजेदार प्रतिक्रिया की, शायद आपने देख ली हो। देश के पूर्व कानून मंत्री और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने रिजिजू पर चुटकी ली है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, किरण रिजिजू कानून मंत्री नहीं, अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए। कानून के पीछे का विज्ञान समझना आसान नहीं, अब विज्ञान के पीछे का कानून समझने की कोशिश करेंगे। ये उनकी टिप्पणी प्रतिक्रिया है। चलिए अब जरा असली बात पर आते हैं। दरअसल रिजिजू के बयान से कार्यकारिणी और न्याय व्यवस्था के बीच में एक टकराव के हालात बने। उन्हें कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था, ये पहले भी देश में प्रतिक्रियाओं में कहा गया। किरण रिजिजू ने भारत के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर कॉलेजियम में केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया। इस मामले को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए थे और इसी साल 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने यहां तक कह दिया कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन गए। यानी न्यायपालिका और उसके महत्वपूर्ण अंग जो रहे हैं उनके साथ टकराव रिजिजू को कथित तौर पर डिमोशन की वजह बनकर भारी पड़ा है, ये स्पष्ट दिख रहा है। चलिए अब बहरहाल इस कदम के बाद में क्या असर, क्या प्रतिक्रियाएं, किस तरह के आरोप, कैसी घेराबंदी विपक्षी दल करेंगे, देखना होगा। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सम्मेलन वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई और अब जोर पकड़ेगी। किसके सामने कौन से सम्मेलन है, इस रिपोर्ट में जानिए। कांग्रेस ने बस्तर में अपने भरोसे के सम्मेलन की शुरुआत की। अगला सम्मेलन मुख्यमंत्री के क्षेत्र पाटन में होगा, जिसके जरिए इस प्रदेश सरकार अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद विद्यालय योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना समेत अन्य योजना और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी। हर संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। दूसरी बात यह है कि 21 तारीख को भरोसे के सम्मेलन में राजीव किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव मितान क्लब, ये सारी राशि का वितरण भी उस दिन होना है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रसार होगा। हम लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिन्हें मिला है उनके अनुभव साझा करने के लिए हम ये लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों तरफ इन सम्मेलनों की आपसी टक्कर क्या रंग लाती है। तो ये साफ दिख रहा है कि प्रदेश में अब चुनाव के नजदीक आते आते ऐसे सम्मेलन, दरअसल जो संपर्क के साधन है, इस पर सियासत होगी। आखिर बीजेपी कांग्रेस के सम्मेलन वाली सियासत क्या है, इसको डिकोड करते हैं। करीब 4 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव पड़ेंगे और इसके राजनीतिक लिहाज से देखें तो 4 महीने का ही अंतिम वक्त अब दलों के पास में इस टर्म के लिए। बीजेपी कांग्रेस दोनों इस बात को समझते हैं, अगर वक्त पर जनता के बीच न गए तो फिर नुकसान होगा। इसलिए दोनों ही दल सम्मेलन, जनसंपर्क, जिसमें सीधे तौर पर कांटेक्ट जनता से हो, इसमें रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के पास योजनाएं हैं जिनका प्रसार जरूरी है, लेकिन बीजेपी विपक्ष में और ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाओं के भरोसे और वहीं के बड़े चेहरों के भरोसे वे जनता के दिल तक जगह चाहते हैं। वैसे यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जनता बड़ी ही चतुर है।
वो सरकार और विपक्ष के वायदे और दावों को अपनी ही कसौटी पर तोलती है और जो खरा उतरता है उसी को वोट करती है। लेकिन इसके पहले अभी दलों के पास में एक और मौका होगा वर्गों और क्षेत्रों वाली पॉलिटिक्स को साधने का, जब वो चेहरों को चुनेंगे, उतारेंगे अपने कैंडिडेट के तौर पर। यह भी एक दलों के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार के मामलों पर बेहद ही तल्ख और बेहद सख्त तरीके से डील कर रहे हैं। आज पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बर्खास्त असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा के मामले में नाम आने पर इंजीनियर जनार्दन सिंह को फौरन सस्पेंड कर दिया। क्यों ऐसा हो रहा है, देखें जरा। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी ने सीख लेते हुए मध्य प्रदेश में भी तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में सख्त रुख रखने के निर्देश दे चुके हैं। बीते 4 दिन के अंदर 2 बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में हुई। लोकायुक्त जांच की जद में आई हेमा मीणा मामले में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जनार्दन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी संजय जैन को भी बर्खास्त कर दिया है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, और उसका उदाहरण एक जो हमारा क्लास 1 अफसर था, उसको हमने टली सेवा से बर्खास्त किया है। ये किसी भी कीमत करप्शन को बीजेपी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। भ्रष्टाचार पर सीएम शिवराज की सख्ती को कांग्रेस चुनावी मजबूरी बता रही है। चुनाव के ऐन पहले की सख्ती को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। पूरा प्रदेश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक संजय जैन को सरकार बर्खास्त करके भगत सिंह बनना चाह रही है। देखिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और पूर्व में भी आपने देखा किस तरह से लोकायुक्त की कार्रवाइयां हुई हैं और भी जगह पे अनेक कार्रवाइयां हुई हैं। अहम बात यह कि ऐन वक्त पर सरकार की सख्ती क्या भ्रष्ट अधिकारियों को सुधार पाएगी, क्या जनता का भरोसा बरकरार रख पाएगी? तो एक वजह तो आप भी समझ गए होंगे, जो कुछ कर्नाटक में हुआ उसमें 40% का बड़ा खेल था। अब इस खबर के बाद में सवाल सरकार की नीयत और करप्शन के खेल का है। जरा इसको भी डिकोड कर लें। जनता भोली होती है, लेकिन क्या इतनी भोली होती है कि वो अचानक से कार्रवाई को ना समझे? करप्शन सिस्टम का दीमक है, हम सब जानते हैं। इस पर लगाम कसनी चाहिए, मानते हैं। मान लें चुनाव नजदीक है और सरकार सख्त नजर आ रही है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन असल सवाल यह कि करप्शन कैसे बढ़ता है, पलता पुलता कैसे दिखता नहीं किसी को। मामूली तनख्वाह वाले अधिकारी करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, ये ऐन वक्त पर कैसे पता चलता है? सरकार प्रशासन को भनक तक नहीं लगी और इतना बड़ा खेल हुआ। बहरहाल ऐसा सिस्टम बनाने या सिस्टम में ऐसे सुधार की आवश्यकता है कि करप्शन ना हो। आप जिसका दावा खुद करते हैं, अधिकारियों की संपत्ति पर बराबर और लगातार नजर रखी जानी चाहिए। इसका एक तंत्र मजबूत होना चाहिए। ऐसा लगता है कि पहले आप किसी को ढील देते हैं ऐसा करने की, और बाद में फिर तय वक्त पर कार्रवाई का चाबुक चलाते हैं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस बीजेपी दोनों चुनावी तैयारी में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमकर इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखें आप। क्षेत्र में किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि आगे जनता चंबल की जनता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो मुरैना जिले का बताया गया, जिसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता कहता है कि अगर बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिया तो मुरैना जिले में पार्टी बुरी तरह से हारेगी। जाहिर है इस वीडियो ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका दिया है। अब कांग्रेस में कोई संगठन तो है नहीं, पहले भी कई गुट थे, आज भी कई गुट हैं। चुनाव से 5 महीने पहले राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति इस दिशा में साफ कर दी। सत्तारूढ़ बीजेपी चुनावी तैयारी को धार देने सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक बुला रही, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री समेत सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय भी शामिल हुए। आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से भी जो हमारी रणनीतिक तैयारी है सोशल मीडिया आईटी को लेकर, उसको और समीक्षा के साथ और प्रभावी बनाने को लेकर के रणनीतिक तैयारी, जो बेहतर काम हमारी टीम कर रही है। बीजेपी का दावा है कि उसने संगठन ऐप के जरिए 65,000 से अधिक बूथों का डिजिटल डेटा तैयार कर लिया है, जो सिंगल क्लिक पर मोबाइल पर उपलब्ध होगा। इधर कांग्रेस भी डिजिटल आर्मी को मजबूत कर रही है। रीच 100 प्रोग्राम के जरिए हर जिले में 100 एक्सपर्ट्स की टीम बनकर तैयार है। भाजपा का आईटी सेल लफ्फाजों से भरा हुआ है,
उनकी बैठक में तो ये तय होता है कि कैसे दुष्प्रचार किया जाए, कैसे सामाजिक असमानता फैलाई जाए, कैसे मीम्स बनाकर कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया जाए। तो उनकी बैठक और उनके विचार उनको मुबारक हो। कुल मिलाकर 23 की लड़ाई जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर लड़ी जाएगी। तो अब देखते हैं इस लड़ाई में अव्वल कौन आता है। फिलहाल जनता आप ही को सब डिसाइड करना है, इसलिए हम आपको न्यूज डिकोड में हर खबर अच्छी तरह डिकोड कर बताते हैं। आज के लिए इतना ही, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।